हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। सॉइल चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 7 का और उसका पार्ट 4 फाइनली आपके लिए लेकर आ गया हूं और ये फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर का। जल्दी से इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही सिंपल चीजें बचने वाली है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की तबाही। सॉइल कैसे खराब हो सकती है, सॉइल कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो डिस्ट्रक्शन और लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो, सॉइल के डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक तो सॉइल बिल्कुल खराब हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, यानी कि सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो फर्टाइल नहीं रहेगी। फर्टाइल नहीं रहेगी तो उस पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो सॉइल किस काम की। तो देख लेते हैं कि ये सॉइल कैसे खराब होती है। फर्स्ट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है कि जब सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर है, वो ही वहां से हट जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाए, सॉइल खराब हो जाए, या सॉइल इरोजन हो जाए। इरोजन का मतलब जो सॉइल की टॉप लेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करते हैं, वो लेयर अपनी जगह से हट जाए और वो सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखते हैं। पहला, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में क्या होगा, व्हेन अ कैटल अलॉट टू ग्रेज on same land for a long period of time, they eat most of the plants or grass of that land. This removes the vegetation cover from topsoil. These bare topsoil can carried away easily by rain or wind, leading to soil erosion. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ओवरग्रेजिंग से ये सब खराब हो सकता है। ओवरग्रेजिंग क्या होती है, नाउ अगर आप एक ही जगह पे, आपके पास कैटल्स हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड का पीस है, कि मान लो ये लैंड है और आपके पास कैटल्स हैं। अब आप अपनी कैटल्स को बार बार ग्रेज करवाने, यानी खाना खिलाने, घास खिलाने बार बार यहीं इसी लैंड पर लेकर आ रहे हो, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वहां जितने भी वेजिटेशन है, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, वहां जितनी भी ग्रास है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि सेम लैंड पर अगर आप बार बार ग्रेजिंग करवाओगे एनिमल्स को, तो यार वो तो वहां के प्लांट्स खा खा के खत्म कर देंगे ना, और खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सूखी मिट्टी। और सूखी मिट्टी अगर वो नॉर्मल मिट्टी बची तो क्या होगा, वो थोड़े से भी हवा से या फिर पानी से, यानी फ्लड आ गई तो उससे आराम से इजीली वहां से हट सकती है, सॉइल का इरोजन हो सकता है। तो इस तरीके से ओवरग्रेजिंग सॉइल इरोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ डिफॉरेस्टेशन, the roots of trees bind the soil particles in the absence of plants and trees. Soil becomes loose, strong winds and rainwater then carry away the topsoil and causes soil erosion. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हो, यानी पेड़ में जितने भी जंगल में जितने भी पेड़ हैं, आप उन्हें काटना चालू कर देते हो, आप डिफोरेस्टेशन करना चालू कर देते हो, यानी जंगल में पेड़ों को काटना। अगर आपने ऐसा किया तो सॉइल इरोजन हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेड़ है ना, उनकी रूट्स, पेड़ की, पौधों की, उनकी रूट्स क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल को आपस में जोड़ कर रखती है, ठीक है। बट अगर आपने वहां से पेड़ ही हटा दिया, आपने पेड़ ही काट दिए, तो वो रूट्स ही नहीं रही, और अगर रूट्स नहीं रही तो अब अगर फ्लड आ गई, इन द केस ऑफ फ्लड या स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो सॉइल अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और इस केस में फिर से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी सॉइल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब वहां पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो रूट्स नहीं है, और रूट्स नहीं है तो सॉइल को आपस में बाइंड करके अपनी जगह पर कौन रखेगा। आई बात समझ में। Now next topic is soil. Now next topic is soil pollution. When toxic substances, chemicals, salts, diseases causing germs which may affect plant growth get accumulated in soil, we say that soil gets polluted. इसका मतलब ये है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, यानी कि केमिकल्स। अब केमिकल्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, अगर हम बात करें
तो हम यही केमिकल्स पढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। अब अगर इस तरीके के कुछ केमिकल्स सॉइल में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ऐसे जर्म्स सॉइल के, ऐसे जर्म्स का अमाउंट अगर सॉइल में बढ़ जाता है जो हमें डिजीज कॉज करते हैं तो भी सॉइल क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है, सॉइल का पॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम वेस्ट मटेरियल सॉइल में थ्रो करते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास जो कि डिकम्पोजेबल नहीं है, तो भी सॉइल का क्या होगा? पोल्यूशन होगा। और इन दी एंड फाइनली सॉइल क्या करेगा? फाइनली ये जो गंदी सॉइल है ना, ये क्या करेगी? प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगी, वहां प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन से हम बच कैसे सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन को? फर्स्ट मेथड, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितना भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से वेस्ट आता है उन्हें सॉइल में रिलीज करने की जगह हमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना फैलाए, वेदर इट इज सॉइल पॉल्यूशन, वेदर इट इज वाटर पॉल्यूशन और वेदर इट इज एयर पॉल्यूशन। नाउ अडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इसका मतलब जितना भी सॉलिड वेस्ट है ना उसे जमीन में गाड़ने से अच्छा है कि प्रॉपर कुछ हम मेथड्स निकालें, प्रॉपर कुछ ऐसे वेज निकालें ताकि उस सॉलिड वेस्ट को फेंकने से अच्छा हम उसे या तो रीयूज कर सकें या वो इस तरीके से उसे हम थ्रो करें, इस तरीके से उसे हम ट्रीट करें कि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है। नाउ अगेन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। सब कैसा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम? मटेरियल जैसे कि ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, इनको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं और फिर रीयूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। लाइक आप पेपर को रिसाइकल कर सकते हो, है ना? तो यही था। और लास्ट पॉइंट है रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स। एक बार प्लास्टिक ले लिया, ऐसा नहीं है उसे फेंक देना है, आपको रीयूज करना है और उसको बार बार यूज में लेना है जब तक आप उसे यूज में ले सकते हैं, ताकि जो इन मटेरियल्स का अमाउंट है वो कम से कम हो सके और हमारा जो एनवायरनमेंट है, मेनली पूरे टोटल एनवायरनमेंट के लिए ही ये पॉइंट्स अच्छे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो सके? बहुत ही क्लीन रह सके और पॉल्यूटेड ना रहे। अब बात आती है भाई, आपने सॉइल को तो कर लिया, वाटर प्यूरिफिकेशन भी कर लेते हैं, पानी से, पानी को भी हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो इम्प्योर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेरियस मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो इम्प्योर वाटर होता है यानी कि गंदा पानी, उसे हम कुछ मेथड्स होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं? फिल्टर आउट कर सकते हैं, उससे हम उसे प्योर बना सकते हैं। वो कुछ मेथड्स क्या है? पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन एंड द थर्ड वन इज सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले आते हैं फिल्ट्रेशन पे। नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय पासिंग impure water through a filter or a filter paper is called filtration। देख लो, चाय की छलनी है, आप उसमें से चाय डालते हो तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है, तो फिल्टर करा आपने। उसी तरीके से ये मेथड है पुराने जमाने में, या फिर हम अपने भी आसपास घरों में देखते होंगे कि मम्मी क्या लगा के रखती है? नल पे कपड़ा लगा के रखती है। तो कपड़ा क्या काम करता है? उस वाटर को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर कैसे भाई? वो आपने पानी उसमें निकाला तो जितना भी सॉलिड वेस्ट है पानी में, जितना भी इनसॉल्युबल वेस्ट है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो तो उस कपड़े में, उस फिल्टर में रह गया और बाकी का क्लीन पानी कहाँ गया? आपके पास आ गया, है ना? इसी तरीके से फिल्टर्स यूज कर सकते हैं हम। स्नैपचैट वाले फिल्टर्स नहीं, इंस्टाग्राम वाले फिल्टर्स नहीं, छानने वाले, छलनी की बात हो रही है। उन फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं और उन फिल्टर्स से क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉलिड वेस्ट, इनसॉल्युबल वेस्ट को आप वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने चाय छलनी वाला दे दिया। आगे बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये क्या होता है भाई? देखो मैं बताता हूं, ये एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर में फिल्ड है वाटर। क्या फिल्ड है? वाटर फिल्ड है, ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। पर द कैच इज, इस वाटर में क्या प्रेजेंट है? इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है।
इस वाटर में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। तो होगा क्या, इन दी एंड आपको क्या करना है, अगर ये इसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो आपको बस इसमें वाटर भर के एक जगह स्टिल इसे रख देना है, आपको इसे हिलाना नहीं है। तो थोड़े टाइम में क्या होगा, थोड़े टाइम में ना ये कंटेनर में वाटर था तो प्योर वाटर तो ऊपर ऊपर रह जाएगा। अगर आप इस कंटेनर को या बॉटल है उसे अगर आप हिलाओगे नहीं, उसे स्टिल रखोगे एक जगह बिल्कुल स्टेबल रखोगे, तो प्योर वाटर तो ऊपर हो जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे आकर इकट्ठा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नीचे आकर इकट्ठा हो गई। भाई प्योर वाटर तो ऊपर रह गया और जितनी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे आकर इकट्ठा हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस कंटेनर को छेड़ा नहीं, उस कंटेनर को हमने बिल्कुल स्टिल रखा। आई बात समझ में। अब स्टिल रखा तो उससे क्या हुआ, इंप्योरिटीज तो आ गई ऊपर, प्योर वाटर बच गया। तो ये प्रोसेस तो हो गया अपना सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन बोल दिया। तो डिकेंटेशन क्या होता है, इस क्लीन वाटर को हमने क्या करा, ऊपर से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इस क्लीन वाटर को डाल दिया और वो इंप्यूरिटीज उस पहले वाले कंटेनर में ही रह गई। तो एक कंटेनर से जब दूसरे कंटेनर में हम वाटर को ट्रांसफर कर देंगे, क्लीन वाटर को ट्रांसफर कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्योर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड रखा हमने इम्प्योर वाटर को, इन अ कंटेनर which allows insoluble impurities such as mud to settle at bottom। अब उसने क्या करा, इम्प्यूरिटीज जैसे कि मिट्टी थी ना वो बॉटम में सेटल हो गई, बिल्कुल नीचे आकर सेटल हो गई, नीचे इकट्ठा हो गई। तो उस नीचे इम्प्यूरिटी को अपन ने बोल दिया सेडिमेंट। अब क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब वो इम्प्यूरिटीज नीचे आकर इकट्ठा हो गई ना, उसे तो सेडिमेंटेशन बोल दिया। और उसके बाद क्लीन वाटर कैन देयर आफ्टर बी ट्रांसफर्ड इनटू ए क्लीन कंटेनर बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब जो ये प्योर वाटर रहा हमारे पास, क्योंकि इम्प्यूरिटीज तो नीचे आ गई, तो उस प्योर वाटर को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हमने बोल दिया डिकेंटेशन। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है डिस्टिलेशन। भाई अब डिस्टिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इन दिस मेथड impure water is first heated to its boiling point to convert water into steam। भाई इम्प्योर वाटर है, गंदा पानी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो आप उसे इतना लेवल पे बॉईल कर दीजिए ताकि वो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिर्फ वेपर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और जितनी इंप्योरिटीज थी वो हमारे जिसमें हमने बॉईल करा वहीं रह जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, इंप्योरिटीज तो पीछे रह गई। तो अब क्या करना है, then this steam is passed through a condenser whether it cool down and changes back into liquid। अब जो स्टीम बनी ना उसे आपको एक कंडेंसेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, एक कंडेंसर से पास करवाना पड़ेगा। तो स्टीम क्या होगी भाई, गरम गरम थी, भाप बन रही थी, कंडेंसर से पास कराया, वो स्टीम क्या हो गई, ठंडी हो गई और वापस से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ, इंप्योरिटी थी, हमने भाप बनाई तो इंप्योरिटी तो पीछे रह गई और भाप ऊपर आ गई। अब इस भाप को हमने एक कंडेंसर से पास करवाया, इस स्टीम को हमने एक कंडेंसर से पास करवाया। तो कंडेंसर से पास करवाने के बाद क्या हुआ, कंडेंसर ने उस स्टीम को ठंडा कर दिया, उसका टेम्परेचर फॉल हुआ और वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो गई और इस तरीके से इंप्योरिटीज तो एक तरफ रह गई और हमें क्या मिल गया, प्योर वाटर मिल गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। बारिश होती है, क्या होता है, भाप बन जाता है, बन जाती है ना भाप। अब भाप बन गई तो स्टीम बन गई, यानी कि वो वेपर के फॉर्म में चला गया ऊपर आसमान में वेपर के फॉर्म में चल गया। तो अब क्या होगा, आसमान पे इंप्योरिटीज, मिट्टी, धूल तो सब पीछे रह गई ना, वेपर में तो कुछ भी इंप्योरिटी नहीं गई, तो वो प्योर हो गया। अब ऊपर आसमान में जाकर क्या हुआ, वो वेपर कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ तो फिर क्या हुई, बारिश हुई, और बारिश का वाटर कैसा रहता है, प्योर वाटर रहता है। ठीक है। लास्टली कुछ हाउस होल्ड मेथड भी होते हैं हाउस में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वाटर को फिल्टर आउट करने के, तो वो देख लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन कैन बी डन बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। पहला आता है डोमेस्टिक वाटर फिल्टर्स एंड प्यूरिफायर्स। हम डोमेस्टिक वाटर फिल्टर और प्यूरिफायर का यूज करते हैं। कैसे, स्पेशल वाटर फिल्टर्स एंड प्यूरिफायर्स आर नाउ डेज यूज्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स टू प्यूरिफाई वाटर। The simplest form of domestic water filter consists a process of pot made of clay, ceramic. This porous pot acts as filter and removes all the
सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। देखो आजकल के जमाने में तो हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, केंट, एक्वागार्ड, अलग अलग तरीके के वाटर प्यूरिफायर्स का यूज कर रहे हैं, बट मोस्ट कॉमन मोस्ट सिंपल जो मेथड हुआ करता था, पुराने जमाने के लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते थे, वो होता था ये पॉट वाला मेथड। अब इसमें क्या होता था, पॉट यानी क्ले यानी कि मटकी, एक के ऊपर एक मटकी रखी, एक मटकी में अपन ने ग्रेवल की लेयर कर दी। ग्रेवल की लेयर ने क्या करा, बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर दिया। देन उसके बाद सैंड की लेयर रख दी, तो सैंड ने छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर आउट कर दिया। ये वाटर यहां से यहां आ गया, फिर ये जो वाटर था ये सैंड से होता हुआ यहां आ गया फिल्टर होता हुआ। लास्टली चारकोल की लेयर थी, चारकोल की लेयर ने क्या करा, उस वाटर को और भी ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया, और ये वाटर फाइनली साफ सुथरा होकर कहाँ आ गया, फाइनल क्ले पॉट में आ गया। ये बहुत पहले यूज करा करते थे हम इन मेथड्स को, तो ऐसा कुछ मेथड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। फाइनली बाय वाटर प्यूरिफायर्स अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज also remove harmful salts by ion exchange and kill harmful microorganisms by ultraviolet radiation, such as purified water is once again filtered through microfilter before delivering for drinking। कुछ भी नहीं, एक्वागार्ड, केंट वगैरह की बात हो रही है। जब आप उसमें वाटर प्यूरिफाई करते हैं तो वो वाटर क्या होता है, एक तो फिल्टर आउट हो जाता है, फिल्टर आउट होने के साथ साथ जो सॉल्ट्स, जो मिनरल्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो सॉल्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, उन्हें भी क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। और वाटर में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें भी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से किल कर देता है। तो ये काम करता है हमारा वाटर प्यूरिफायर यानी कि एक्वागार्ड और केंट, जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, अब लास्टली वाटर प्यूरिफिकेशन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस used at domestic level in this method, sea water और saline water, भाई सी में नमक वाला पानी होता है तो उसे saline water बोलते हैं। containing high salt content, बोला ही सही मैंने, नमक वाला पानी होता है, is taken in a tank fitted with a semi permeable membrane, a high pressure is applied on the sea water, pure water passes through the membrane to other side and can be used। देखो क्या होता है इस मेथड में, भाई जहां पर अब फ्रेश वाटर तो है नहीं, सॉल्ट वाटर है, तो उस केस में क्या करते हैं, ये क्या है, टैंक है। ठीक है, दिस इज अ टैंक, इस पर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी, एक लेयर लगा दी, और इस लेयर को हमने बोला, क्या बोला इस लेयर को हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस लेयर को हमने बोला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या करेंगे हम, इससे ना नमक वाला पानी पास कराएंगे। कौन सा पानी पास कराएंगे, ये ग्रीन बना रहा हूं तो ये सॉल्टी वाटर बना रहा हूं मैं, नमक वाला पानी पास कराएंगे। अब क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो टेंडेंसी होती है ना, वो ये करती है कि वो वाटर को तो आने देगी, वाटर को तो नीचे आने देगी, बट जो मॉलिक्यूल्स है ना, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जो सोल्यूट है उसे नहीं आने देगी। सॉल्वेंट को तो आने देगी बट सॉल्यूट को वह अपने से आर पार नहीं होने देगी। ये टेंडेंसी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो जब हमने इस पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और सॉल्ट वाटर को डाला, तो इन दी एंड क्या हुआ, ये सॉल्ट वाटर ना फिल्टर आउट होके प्योर वाटर आया, और सॉल्ट कहाँ रह गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के उस तरफ ही रह गया, और बाकी का जो वाटर था वो कहाँ गया, टैंक में आ गया प्यूरिफाई होकर। तो भैया हम फिल्टर यूज करते तो ऐसा होता क्या, नहीं होता। हम एक्वागार्ड यूज करते तो ऐसा नहीं होता। ये सॉल्ट वाटर, क्योंकि हमारे इधर तो फ्रेश वाटर आ रहा है, अब फिल्टर यूज करने पे भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतनी जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है ना वो फिल्टर आउट नहीं कर पाता। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या यूज करा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करा, ताकि वो सॉल्ट तो वहीं रह जाए और वाटर प्यूरिफाई होकर आ जाए। तो ये याद रखना हमें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्या टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूट को तो अपने पास रोक लेगा पर सॉल्वेंट को यानी कि वाटर को पास थ्रू होने देगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना प्यूरिफिकेशन भी खत्म हो गया। अब ये कुछ डिजीजेज हैं, नाम याद रख सकते हैं आप लोग, बता रहा हूं मैं, कॉज्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स। क्या होता है, कुछ नहीं, अभी जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान लेना कि इस एलिमेंट की कमी से ये डिजीज हमारे अंदर हो सकती है, या इस एलिमेंट से कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर में ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमारे अंदर ये डिजीज कॉज कर सकता है। अगर मर्क्यूरी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो मीना माटा डिजीज हो सकती है। कैडमियम अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है
तो टाइटाई डिजीज हो सकती है, पता हो कैसा नाम है, टाइटाई डिजीज। फ्लोराइड अगर एक्सेस में है हमारे वाटर में तो स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आर्सेनिक अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो ब्लैक फुट डिजीज हो सकती है। एंड फाइनली अगर एक्सेस अमाउंट पे नाइट्रेट प्रेजेंट है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कुछ डिजीजेस के नाम है, ये वो एलिमेंट्स है जो ये डिजीज कॉज करते हैं, नाम याद आप रख सकते हैं। फाइनली इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।